नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग की व्याख्या तथा उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे थे वो प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग की व्याख्या को देखेंगे और उसी से संबंधित फिर अगली वीडियो में उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो ये आगे की वीडियो भी हमारी देखते रहिएगा। आप इस वीडियो में पेन और कॉपी के साथ तैयार रहिए, क्योंकि आप इसमें अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, द्विवेदी युग। इसका नामकरण एवं समय सीमा देखेंगे हम। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण, जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। तो जैसा कि हमने भारतेंदु युग में पढ़ा था कि उस समय अंग्रेज़ों के अत्याचारों से जनमानस को मुक्ति दिलाने के लिए अनेक कवियों ने भी अपना योगदान दिया था, लोगों में जागृति फैलाई थी अपने काव्य के द्वारा। तो उस समय जो उनके मन में देशभक्ति के लिए बीज बोए गए थे काव्य के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, तो वो द्विवेदी युग में पूरी तरह से पल्लवित होकर सामने आ गए थे। 19वीं सदी का अंत होते होते भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों से जनमानस विमुख होने लगा था, तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया था। तो जैसा कि आपको पता है कि भारतेंदु युग की जो भाषा रही थी वो ब्रज भाषा थी। मुख्य रूप से काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। तो धीरे धीरे ब्रज भाषा अपना आकर्षण भी खो रही थी और लोगों में जो काव्य की प्रमुख भाषा रही, प्रसिद्ध रही जो भाषा, वो खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया था। और उस समय की जो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी, और वो भी धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान किया। द्विवेदी युग का प्रारंभ 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का समय क्या है। तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी द्विवेदी युग का समय माना जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ जो है प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसी विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी थी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। तो काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग करने का जो पहला सुझाव दिया वो द्विवेदी जी ने ही दिया था। और द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद, योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ था। तो कवि कर्तव्य ये निबंध किसका है? ये द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है।
उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक ओर तो नवीन काव्य धारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में परिनिष्ठित भी किया था। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। अगला इसमें देखिए टॉपिक है हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल वस्तुतः जागरण का संदेश लेकर आया। सन 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नव जागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वदेशाभिमान की भावनाएं जागृत होने लगीं। भारतेंदु युग में जहां इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवं विकसित हो गई थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए हिंदी नवजागरण को हिंदी जाति का जागरण माना है। इस नवजागरण की लहर को जनमानस तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रभा मर्यादा पत्रिका को भी यह श्रेय जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें प्रमुख हैं मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और लोचन प्रसाद पांडे। तो ये सभी हैं द्विवेदी मंडल के कवि। इनमें से पूछा भी जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से द्विवेदी मंडल के कौन से कवि हैं या नहीं हैं, तो आप इन कवियों को भी नोट करते रहिएगा। यही नहीं अपितु बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो पहले ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु एवं शैली प्राचीन पद्धति पर थी, परंतु द्विवेदी जी एवं सरस्वती से प्रेरित होकर वे कवि काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो ये सभी भी द्विवेदी युग के कवि हैं। इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण हैं। द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। द्विवेदी जी के एक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देने हेतु साकेत नामक महाकाव्य की रचना की थी। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। तो उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो उनकी भाषा शैली में सुधार किया था, तो गुप्त जी ने उनके लिए क्या लिखा है देखिए द्विवेदी जी के लिए। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। तो ये उन्होंने द्विवेदी जी के लिए लिखा है। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है देखिए। खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। तो देखिए द्विवेदी जी का कितना बड़ा योगदान है हमारे हिंदी साहित्य में। उन्होंने जो भी कवि अपनी कविता को सरस्वती में छापने के लिए द्विवेदी जी को भेजते थे, तो पहले द्विवेदी जी उनकी जो भी भाषा में कमी या त्रुटि होती थी उसे दूर करते थे और इस तरह से उन कवियों की भाषा भी शुद्ध होती गई। मैथिली शरण गुप्त एवं राष्ट्रीय काव्य धारा। भारत भारती एवं साकेत जैसी यशस्वी कृतियों के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जो कि झांसी में है 1886 ईस्वी में तथा निधन 1964 में हुआ। वे हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 में हुआ था। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये है 1912।
जिसमें भारत के अतीत गौरव का गान है। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं से जनमन को प्रेरित करने का अतुलनीय प्रयास किया था। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखी हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की देखिए लगभग 40 कृतियाँ हैं, उसमें से मैं कुछ प्रमुख लेकर आई हूँ, तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए क्योंकि इनके प्रकाशन वर्ष भी यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है जयद्रथ वध, ये 1910 में लिखा है। भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। तो ये सभी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इनके अतिरिक्त गुप्त जी की अन्य रचनाएं भी हैं। रंग में भंग, सिद्धराज, पद्य प्रबंध, वैतालिक, किसान। किसान बहुत बार पूछी गई रचना है इनकी, गुप्त जी की। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं जिनके नाम देखिए, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनक। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है। देखिए इसमें नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है, ये भी प्रश्न बनता है। और यह उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला राम कथा का उपेक्षित पात्र रही है। 8वें सर्ग में केकई का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि साकेत में कि कौन से सर्ग में केकई का पश्चाताप दिखाया गया है, तो ये 8वां सर्ग है। और किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है, ये 9वें सर्ग में। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है जिसमें नारी की वेदना मुखरित हुई है। गुप्त जी ने नारी की विवशता को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। तो इसमें देखिए गुप्त जी ने नारी की विवस्था को कैसे प्रकट किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये है गुप्त जी द्वारा रचित पंक्ति। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम और भारत के अतीत गौरव का गान किया गया है। नाथूराम शर्मा शंकर की निम्न पंक्तियों में देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दी गई है, जो इस तरह से है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविताओं में देखिए देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि किस कवि द्वारा रचित है, तो ये नाथूराम शर्मा जी द्वारा है देश, ऊपर की पंक्ति, और नीचे की है देखिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के भव्य चित्र अंकित किए हैं। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। तो ये है गुप्त जी की पंक्ति, भारत भारती में उन्होंने बोला है। राष्ट्र प्रेम की यह भावना तत्कालीन विदेशी शासन के विरुद्ध एक संग्राम का सूत्रपात करने का प्रयास था। शायद इसी कारण सरकार ने भारत भारती को जब्त कर लिया था। राम नरेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करते हुए नवयुवकों को देश पर प्राण न्यौछावर करने का संदेश निम्न पंक्तियों में दिया है। तो त्रिपाठी जी ने क्या बोला है देखिए नवयुवकों के लिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकार से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। राष्ट्रीय काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं
उनमें हम देखेंगे और उनकी रचनाओं को भी आप नोट करते चलिएगा। पहले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। ये सभी द्विवेदी युग के कवि मैं आपको बता रही हूँ, तो इनका जन्म वर्ष और मृत्यु आप नोट कर लीजिएगा। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपते, चौखे चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास। इनमें मैंने केवल वही रचनाएं रखी हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं। दूसरे हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका है देखिए रचनाएं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग। तीसरी जो रचनाकार हैं वो है रामचरित उपाध्याय। इनकी प्रमुख रचना है राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, सूक्ति, मुक्तावली। चौथे हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, बहुत बार पूछी गई ये रचना है, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा, कादम्बिनी। पांचवे जो रचनाकार हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये 4 की 4 इनकी रचनाएं आती हैं और इनका जो रचना काल है वो भी पूछा जाता है या इन्हें क्रम से लगाने का प्रश्न भी आता है। तो आप इन चारों ही रचनाओं के रचनाकाल और इनकी रचनाओं को नोट कर लीजिएगा। छठे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चारण, समर्पण और माता। अगले जो है रचनाकार सियाराम शरण गुप्त जी। इनकी है मौर्य विजय, बहुत बार पूछी गई है, मौर्य विजय, अनाथ, दूरवादल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृणमयी, बापू। अगले जो रचनाकार हैं वो बालकृष्ण शर्मा, नवीन, कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा, स्तवन। तो ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। नवी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। 10वें हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी है रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नील कुसुम, कोयला और कवित्त, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम बहुत बार पूछी गई है, ये दिनकर जी की है और इनके अनुदित काव्य रचनाएं दिनकर जी की हैं। आत्मा की आंखें बहुत बार पूछी गई है, ये D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद है इसमें। और सीपी और शंकर, ये इनकी अनुदित काव्य रचनाएं हैं। इनकी गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, दिनकर की डायरी। 11वें नंबर के जो कवि रहे हैं द्विवेदी मंडल में वो सोहनलाल द्विवेदी, भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत। 12वें नंबर में है श्याम नारायण पांडे जी। इनकी प्रमुख जो कविताएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, जय हनुमान। स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं वो कौन थे देखिए इसमें, रोमानी भावबोध। अब रोमानी भावबोध किसे कहा जाता है इसे मैं आपको बता देती हूँ कि जब कवि वास्तविक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठकर, जो हमारा वास्तविक जीवन है उसकी सीमाओं से उठकर जब कवि क्या करता है कि अपनी कल्पनाओं में, भावनाओं में प्रकृति और सौंदर्य और रहस्य, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा विशेष महत्व देता है, उन पर कविताएं करता है, तो वही भाव रोमानी भाव कहलाता है। रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है। ये स्वतंत्र रूप से अपनी कविताएं लिखते थे और जो कि उनके वास्तविक जीवन से ऊपर उठकर उनकी कल्पनाओं, भावनाओं में बहती रहती थी। इन कवियों का विषय शिल्प एवं नवीन तथा युगीन चेतना से अलग हटकर है। प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम एवं वैयक्तिक स्वातंत्र्य की चेतना को लेकर लिखी गई कविताएं स्वच्छंदतावादी वर्ग में आती हैं। द्विवेदी युग में इस प्रकार के प्रमुख कवि कौन कौन थे देखिए, ये थे श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो स्वच्छंदतावादी कवि भी आते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है देखिए। पहले हैं श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत। देहरादून बहुत बार पूछी गई रचना है और कश्मीर सुषमा, ये दोनों बहुत बार पूछी गई हैं श्रीधर पाठक जी की। इन्होंने अनुवाद भी करे हैं, कालिदास का ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ के हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया है,
गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज, इसका अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम इस नाम से किया है। और गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर, इसका अनुवाद इन्होंने श्रांत पथिक नाम से किया है। तो बहुत बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है मुकुटधर पांडे, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन और आंसू। आंसू जयशंकर प्रसाद की भी कृति है और मुकुटधर पांडे जी की भी। तीसरा है देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इनकी है उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र, बिहारी रत्नाकर, हमीरहट, दीप प्रकाश, कविकुल, कंठाभरण, ये सब संपादित ग्रंथ हैं इनके। चौथा है सत्यनारायण कविरत्न, इनके हैं हृदय तरंग की 2 कविताओं प्रेम कली एवं भ्रमर दूत ने इनकी प्रसिद्धि पाई थी। दूसरी इनकी रचना है मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। द्विवेदी युगीन जो प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी रही हैं? पहला है राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेशाभिमान की अभिव्यक्ति हुई है इनके काव्य में। दूसरा है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता किसे कहते हैं ये हमें यहाँ पर हम समझेंगे। इतिवृत्तात्मक का अर्थ वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता है, जिसमें किसी विषय या घटना का काल क्रमानुसार और विस्तृत वर्णन किया जाता है। तो जब किसी घटना का काल और काल क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है और विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है तो इसे ही इतिवृत्तात्मक कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी विषय या कहानी को विस्तार से प्रस्तुत करना जिसमें घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण शामिल होता है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से द्विवेदी युग की कविताओं में देखी जाती थी, जहां कवि किसी विषय का काल क्रमानुसार वर्णन करने पर अधिक बल देते थे। तीसरी इसकी विशेषता रही है नैतिकता एवं आदर्शवाद। श्रृंगार भावना का विरोध हुआ, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित है। चौथा है प्रकृति चित्रण। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया। पांचवा है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया गया। छठी जो प्रवृत्ति रही द्विवेदी युग की अनुदित रचनाएं। इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बंगला एवं अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने प्रस्तुत किए। सातवां है काव्य रूपों की विविधता। एक ओर तो महाकाव्य लिखे गए और दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया था। आठवां है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में किया गया। नवी जो प्रवृत्ति थी वो छंदों की विविधता। काव्य में प्राचीन छंदों दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों जैसे हरि गीतिका, उपेंद्र वर्जा, इंद्रवर्जा, शार्दूल आदि का भी इन्होंने प्रयोग किया था। 10वीं जो प्रवृत्ति थी वो है रचना का स्वरूप। रचना का स्वरूप कैसा था? इसमें प्रबंध रचना की प्रवृत्ति रही थी। खंड काव्य एवं महाकाव्य ज़्यादा लिखे गए थे, मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम थी। तो प्रिय प्रवास और साकेत जो है ये महाकाव्य के उदाहरण हैं, ये इसकी प्रमुख प्रवृत्ति रही थी। तो आज की इस वीडियो में हमने द्विवेदी युग से संबंधित जानकारी को प्राप्त किया, इसकी व्याख्या देखी। इसके आगे की वीडियो में हम इसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, तो आप मेरी आगे की वीडियो में भी जुड़े रहिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।